मुझे ज्वाइन किया है नज़ीर हुसैन साहब ने। आप माहिर है बैन अक़वामी अमूर के और साबिक़ सफ़ीर हैं। उनसे हम आज तफसीली बातचीत करेंगे कि एक बार फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग के बादल गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले MOU साइन हो गया था, सब पुरुमीद थे कि अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, अमरीका और ईरान एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई एक इशू पैदा हो जाता है। तो नज़ीर साहब से ये पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता मौसम सूरत हाल है क्या। नज़ीर साहब मुकालमा में खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर साहब क्या देख रहे हैं इस वक्त मशरिक़ वस्ता में दोबारा फिर बारूद की बू आ रही है, क्या होने जा रहा है? MOU साइन हो गया था, आप भी पुरुमीद थे, सारे लोग पुरुमीद थे कि अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन सूरत हाल फिर जंग की तरफ जाती दिखाई दे रही है। आप क्या देखते हैं? जी ये बदकिस्मत रीजन पिछले 50 साल से बारूद की बू सूंघ रहा है। ईरान भी 79 से लेकर बार बार जंग की हालत में गया है। फिर जो कुछ इजराइल ने किया है पैलेस्टाइन में या लेबनान में या यमन में, तो ये जो रीजन है एक लिहाज से बहुत ही बदकिस्मत है। बात जो आपने MOU की, MOU के बगैर मैं अर्ज करूं चारा नहीं है। MOU के वापस आना ही होगा, अमेरिका को भी आना होगा और ईरान को भी आना होगा। ठीक है। अब इसकी जो वायलेशंस हुई है उसको समझ लें हम आप के जो MOU लिखा गया वो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन और उनके जो कमेंटेटर्स हैं उनका ये ख्याल है कि अमेरिका एक लिहाज से लूज किया उसने। अच्छा, और ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसने प्रिवेल किया। ठीक है, ये सही है, उनकी तरफ से ये कहना है। और ईरान खुश है कि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रिवेल किया उसने। अब अमेरिका का असल इशू ये नहीं है। अमेरिका का असल इशू ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर थी, उसको क्लियर विक्ट्री MOU के अंदर नजर नहीं आई। सही है। अब एक सुपर पावर होते हुए हालांकि देखें ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है और सिर्फ 60 दिनों तक है। जी बिल्कुल। इन 60 दिनों में इनके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही है, टेक्निकल टीम्स ने बैठना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्वॉल्व होना है। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं ये अगर सही तरीके से हैंडल की जाए तो अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो सकता है और ईरान का भी हो सकता है। सही सही। और रीजन का भी हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक इमेज बना है वो ये बना कि अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी उसको क्लियर विक्ट्री नहीं मिली। सही। अब क्लियर विक्ट्री जब मिली इसलिए अब उसके पब्लिक ओपिनियन का इशू है, उनके इलेक्शन आने वाले हैं और जिस किस्म की अपोजिशन बातें करती होती है वो अपोजिशन बातें कर रही है। तो ट्रंप की पोजीशन में ऐसा लगता है कि जैसे एक इंफीरियर पोजीशन में है ट्रंप जो है। बिल्कुल ठीक है। अब उनको चाहिए था उसमें से एग्जिट, बेशक वो टेम्पररी एग्जिट क्यों ना हो, जैसे भी गए एग्जिट हो गए। बिल्कुल। जब ईरान ने एक शिप पे स्ट्राइक की और उसके बदले में अमेरिका ने 80 जगह के ऊपर स्ट्राइक्स की। सही। फिर काउंटर स्ट्राइक्स हुई 85 के ऊपर, फिर काउंटर स्ट्राइक्स हुई 90 के ऊपर। अब पिछले हफ्ते डेढ़ में अमेरिका मोर देन 300 बड़े सब जगहों के ऊपर स्ट्राइक कर चुका हूं। एक चीज बात है। नंबर 2, वो MOU है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो इंटरिम पीरियड होगा इसमें ईरान मैनेज करेगा स्टेट ऑफ उसको। अच्छा। तो इसका मकसद ये नहीं है कि उन्होंने ईरान के हवाले कर दिया, लेकिन चूंकि पहले से बंदिश थी, वहां पर एक अनसर्टेनिटी थी और एक रिस्क था
ये मकसद था उस पैराग्राफ का जिसमें ये लिखा गया था ठीक है के बारे में। ठीक है, चलो ये सूरत हाल तो आपने बड़ी तफसील से हमें समझा दी है कि असल मामला ये हुआ कि जंगबंदी हो गई, MOU हो गया, लेकिन अमेरिका वो फेस सेविंग ना हासिल कर सका जिसकी उसको ज़रूरत थी, और अमेरिकन जो पब्लिक है वो नाला है, उसके अंदर जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी है वो डाउन हुई है। ये सारी सूरत हाल आपने बड़ी तफसील से समझा दी है। लेकिन अगर यही मामला है तो फिर इसका क्या हाल निकलेगा? क्या इसी तरह ही फिर अमेरिका अपना रौब जमाने के लिए यहाँ पे गोलाबारी करता रहेगा और बदले में ईरान भी फिर इसी तरह गोलाबारी करता रहेगा? आपको क्या लगता है कि क्या खुदा न खास्ता फिर कोई जंग हो सकती है, या ये आर्जी एक मामला है, थोड़ा बहुत एक दूसरे पे बमबारी करके फिर अपना कोई जो बयानिया है वो तब्दील करके फिर कोई मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे? देखें, अगर तो अमेरिकन ने इन हाउस ये प्लान कर चुके हैं कि हमने जिसे कहते हैं ऑल आउट वॉर के लिए जाना है जी, वो फिर भी जंग होगी। जिस तरह नेबर पे इराक में वो आए थे तो कितने साल रहना पड़ा उनको, ठीक है, या अफगानिस्तान 20 साल रहना पड़ा। इस वक्त जो हम और आप देख रहे हैं, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन या अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल लेवल के ऊपर इसके लिए बिल्कुल एपिटाइट नहीं है इनकी, किसी की भी। ये कि एक ऑल आउट वॉर हो और उसमें ये फंस जाए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज अकेला ही काफी है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, और दुनिया तैयार नहीं है काम के लिए कि अमेरिका की वजह से या ईरान की वजह से दुनिया रिसेशन पे चले जाए। एक बात ये हो गई। नंबर 2, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नंबर 3, इस वक्त ईरान को भी चाहिए कि वो भी जरा फूंक के कदम रखें ताकि एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए। एक्सीडेंटल बिल्कुल उसी का ज्यादा खतरा महसूस किया जा रहा है। एस्केलेशन है इस वक्त, कंट्रोल्ड एस्केलेशन है। एक मारा 80 मारे, 85 मारे, 90 मारे, ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन है किसी स्टेज के ऊपर। एग्जाम्पल इजराइल एज ए ट्रबल मेकर, यू नो, और वो एक ऐसी कार्रवाई कर लेते हैं ईरान के अंदर या कहीं, तो फिर ये एस्केलेशन जो होगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर बहुत से मसले पैदा हो जाएंगे, खासकर इस रीजन के लिए। ये जो 6 कंट्री है जिनके ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते बाय द वे, तो लिहाजा पाकिस्तान को, कतर को, बाकी GCC कंट्री को और दुनिया को, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, उन सबको चाहिए कि ईरान को और अमेरिका को ये अपील करें, बार बार करें, उनको मजबूर करें कि दे गो बैक टू MOU। और जैसे पहले मैंने अर्ज किया, दुनिया के लिए सवाई MOU के बेसिस एज ए फंड और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे तो ये जाहिर होता है नजीर साहब, जैसे आपने बताया कि दुनिया इस वक्त किसी बड़ी लड़ाई के मूड में नहीं है, कोई ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा क्या हो सकता है कि अमेरिका को वो फेस सेविंग मिल जाए जिसकी उसको तलाश है, ताकि ये जो मसला है फॉरएवर हल हो जाए या कम से कम वक्ती तौर पे टल जाए? तो कोई इसको MOU के अंदर कोई ऐसी चेंजेस लाई जा सकती है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जा सकती है सफारती सतह पे जिससे अमेरिकन अवाम को लगे कि विक्ट्री हो गई है? JD वांस की जो स्टेटमेंट थी बड़ी सेंसिबल थी, बड़ी बैलेंस थी। उन्होंने कहा कि MOU साइन हो गया है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि ईरान कैसे बिहेव करता है और हालात कैसे डेवलप होते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, और है भी ऐसा ही कि जब टेक्निकल टॉक्स होंगी, नेगोशिएशंस होंगी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, हार्मोज के ऊपर, उनकी सैंक्शंस के ऊपर, उनकी जो फंड फ्रीज किए हुए उनके ऊपर, और जो उनके बेस इस इलाके में उनके बारे में सारी बातें होंगी, तो फिर देख लेंगे। वो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी। अब अनफॉर्चुनेटली जो पहले जैसे हम जिक्र कर चुके हैं, एक जो इमेज बिल्ड हुआ है वो प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि ही मस्ट शो कि मैं कमजोर नहीं हूं, अमेरिका कमजोर नहीं है। सही। इसलिए जो आप देख रहे हैं कि ये जो ठहर के जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसका मकसद ही ये हो रहा है कि किसी तरफ चल पड़े। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ
कि ये आपने कहा परमानेंट कैसे हो सकता है, उसके दो ऑप्शंस हैं। अगर अमेरिका इजराइल को मैनेज कर ले, मैं मैनेज कह रहा हूं, मैनेज कर ले, कि वो ना एस्केलेशन करे, ना वो एस्केलेशन करे, ना ही अमेरिका इजराइल के हाथों ब्लैकमेल हो, ठीक है, ना ही कोई और ऐसी डेवलपमेंट हो जो खुदा न खास्ता ईरान के लिए या रीजन के लिए नुकसानदेह हो। और उनका आपको पता ही है, वो तो एक बड़ा एक्सपेंशनिस्ट प्लान लेके बैठे हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, जो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताता है कि जो जब पावर्स, एम्पायर्स या बड़ी पावर्स डिक्लाइन करती हैं, वो कभी भी सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं जाती। सही, बिल्कुल बिल्कुल। ईरान को ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, या किसी को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ट्रंप या अमेरिका एक सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करेगा और वापस चलेगा। नो, ये होगा प्रोसेस। क्या होगा, जो बाद में शुरू हो चुका हुआ है कि मीडियम लेवल फिर लो लेवल स्कर्मिशेस चलती रहेंगी, अटैक एंड काउंटर अटैक चलते रहेंगे। अमेरिका विल विथड्रॉ वन डे एंड गो बैक टू अपने स्टेशन के ऊपर, और ईरान फिर विल हैंडल द रेस्ट ऑफ इट। कि आया कि वो फिर जीसीसी के कॉन्टेक्स्ट में, न्यूक्लियर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी रीजन की जो रीअलाइनमेंट हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में, हाउ ईरान बिहेव्स, और बाकी दुनिया डिप्लोमेसी जो है इसको कैसे हैंडल करती है। तो ये जो मैंने अर्ज किया, ये दो ऑप्शन है हमारे, लेकिन मेरा उम्मीद नहीं, मेरी एनालिसिस ये है, अमेरिका विल कम बैक टू एमओयू, द वर्ल्ड विल कम बैक टू एमओयू। पाकिस्तान, कतर और ओमान को पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी एफर्ट्स जो कर रहे हैं सिफारतकारी की वो जारी रखे। अच्छा, एक और सवाल है अपना नजीर साहब के, अमेरिका के अंदर ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, इसराइली है, इनका नैरेटिव बिल्डिंग में कितना किरदार है? क्या जैसे अभी ये एक है कि ये फेस सेविंग ना मिली, एक लूजर के तौर पे वापस क्या इस तरह के जो नैरेटिव है ये इसी तरह इसराइली वहां पे बिल्ड कर रहे हैं, या इनका नैरेटिव बिल्डिंग में अमेरिका में क्या किरदार है? वैसे तो जो ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में है, वो तो आप पिछले कोई हाफ सेंचुरी से तो ओवरवेलमिंग उनका इन्फ्लुएंस है। अच्छा। वो डोमिनेट करते हैं। अच्छा। उनकी कांग्रेस को भी और सेनेट को भी, और पब्लिक ओपिनियन को, बाय द वे पब्लिक ओपिनियन को भी, ठीक है, क्योंकि दे हैव द रिसोर्सेज, दोनों ही। सही। लेकिन ये जो फलस्तीन में, पैलेस्टाइन में हुआ, और गजा में 70,000 लोग मरे या मारे गए, इसने पिछले 2 साल या 3 साल में अमेरिकन का जो इमेज था, और खासकर जो ज्यूज का इमेज था, इजराइल का तो हुआ ही है, बट ज्यू एज ए नेशन बहुत मुतासर हुआ है। तो इस वक्त ओपिनियन अमेरिका के अंदर बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, खासकर जो जनरेशन है और जो डेमोक्रेट साइड के लोग हैं। ग्लोबल आपने देखो, आईसीसी ने उनको अरेस्ट वारंट इशू किए हुए हैं। ये कितनी बदनामी की बात है कि एक पावर लाइक ज्यूज, एक पावर लाइक इजराइल, which is almost a superpower, you know, with all might and the technological prowess. अब उसका जो लीडर है शहर से बाहर नहीं जा सकता। और फिर दूसरा ये भी कहा जा रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कि वो कहते हैं कि ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट इज ओवर। अच्छा, अब इन्होंने एक चालाकी की। इजराइल, यू सी, इजराइल इज हाईली एजुकेटेड सोसाइटी, बिल्कुल, उनके स्कॉलर, उनके स्ट्रेटेजिस्ट, दे नो हाउ टू सर्वाइव, दे हैव सर्वाइव्ड फॉर सेंचुरीज। सही। वो उन्होंने प्रपोज किया कि क्यों ना अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्रीज हैं, इनको मर्ज कर दिए। बिल्कुल, लास्ट टाइम आपने बताया था, ठीक है। अब वो जो मूव थी कल, उसको पहला झटका लग गया। अच्छा। जब उसकी वोटिंग हुई, हालांकि सब रिपब्लिकन्स ने वोट दिया उनको, ठीक है, लेकिन वो उनको चाहिए था 80 वोट चाहिए थे। अच्छा। उनको मिले 6 वोट्स। अच्छा, काफी कम मिले, ठीक है। अच्छा, वो नहीं हो पाया। अच्छा।
सही। ये जो डेवलपमेंट है ये शो करती है साहब कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ना शुरू हो बढ़ती चुकी जा हैं। रही है, बिल्कुल। अमेरिकन कांग्रेस ने, अमेरिकन सेनेट ने, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन ने सही। और जनरल सोसाइटी ने रियलाइज कर लिया है कि फॉर इसराइल अमेरिका सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू गो डाउन द वे इज गोइंग डाउन। सही। ये बहुत बड़ी कॉम बाय द वे। सही। अमेरिका वाज अ पॉजिटिव फोर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। डीकॉलोनाइजेशन में इनका बड़ा रोल है। सही। और दुनिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बड़ा रोल है इनका। सही। टेक्नोलॉजी में बड़ा रोल है इनका। बिल्कुल, बहुत बड़ा इनकी रोल है। सही कह रहे हैं। एजुकेशन सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा नज़ीर साहब, ईरान की तरफ आते हैं, ये सारी सूरत हाल में ईरान को कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि अमन का मामला बना रहे, दोबारा ये जंग की तरफ ना जाए? ईरान के क्या फ़राइज़ है, उनकी सोच में किस तरह की मुस्बत तब्दीली लाजमी है ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन आ जाए? देखें, इस वक्त उन्होंने मैक्सिमम पोजीशन जो है ना वो ली हुई है। ठीक है। कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कायम रहे, उनका हार्मोज पे कब्जा भी रहे, और उनके बाकी जो सैंक्शंस है वो भी हट जाएं। ठीक है। इसके ऊपर दे हैव टू बी प्रैग्मेटिक, है ना, प्रायोरिटाइज कर लें। अगर वाकई वो न्यूक्लियर एसेट्स नहीं अक्वायर करना चाह रहे, ठीक है, जिस तरह उनका फतवा भी है, उसके ऊपर थोड़ी सी दुनिया को क्लैरिटी ला दें। ठीक है। कि ये होगा। अच्छा, बाकी हॉर्मोज का मामला है, इंटरनेशनल लॉ अलाउ नहीं करता। ठीक है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो जब वॉर्स होती हैं तो फिर लॉज उसको नहीं रोक सकते। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, देखे डीकॉलोनाइजेशन हुई, बहुत से कंट्री बने, बहुत से कंट्री खत्म हो गए। अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ये एक लिटमस टेस्ट है कि आया कि जो आफ्टरमैथ जैसे कहते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सही है। क्या कॉन्सिक्वेंस, द नंबर ऑफ देम। एक में से ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो कहता है कि ये जो सी पैसेजेस हैं, इनको क्या होगा। लॉ अलाउ नहीं करता। क्या ये लॉ जो है वो क्या नाम है, इंफीरियर होगा ईरानी डिमांड्स के सामने? मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो पाएगा। सही है। अगर ये होगा तो मलाका बंद होगा। अच्छा, ये जो बंद होगा ईरान की तरफ, मंजर जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो ईरान की तरफ से टोल टैक्स लगाने की कोशिशें हो रही हैं, उसमें फिर क्या होगा अगर ईरान इस बात पे बज़िद रहता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में टोल टैक्स लगाने की कोशिश करता है, तो फिर क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखें, ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक पुअर डिसीजन होगा। अच्छा। दुनिया ना ये अलाउ कर सकती है और ना ये दुनिया अफोर्ड कर सकती है। ठीक है। बात वही हो जाएगी फिर जहां जहां पर ये पैसेजेस हैं, हर कोई उसको बिल्कुल, हर कोई कहेगा। सही कह रहे हैं। एक नंबर वन। नंबर दो, इस वक्त जो ईरान को पॉपुलैरिटी मैं कहूंगा मिल चुकी है, एक रिकग्निशन मिल चुकी है एज अ विक्टिम नेशन, विक्टिम स्टेट, क्योंकि वो जो जंग थी वो इलीगल थी, बिल्कुल, वो गैर जरूरी भी, और दुनिया सारी इस वक्त पब्लिक ओपिनियन इनके फेवर का है। तो बेहतर यह है लॉन्ग टर्म जो भी है उनके, मैं और आप डिक्टेट नहीं कर सकते, ना ही ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक होके लॉन्ग टर्म उनके जो इंटरेस्ट हैं को वॉच करते हुए इस ग्लोबल कम्युनिटी में शामिल रहें, लेकिन रीजन के अंदर उनका रोल जो है इस वक्त उसमें तो कोई रिकॉग्नाइज हो चुका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि रिकॉग्नाइज हो चुका हुआ, व्हाई डोंट दे मेक द बेस्ट ऑफ इट, यू नो। लिहाजा ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं इनको और ज्यादा पुश ना करें। बाय द वे, अगर पुश अलवी साहब फिर क्या होगा, ये कंट्री कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल, अगर ये कमजोर हो तो इजराइल काम हो जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वेरी पर्पज जिसके लिए ईरान खुमैनी से लेकर पिछले 45 ईयर से
आप एक स्ट्रगल कर रहे हो, वो फिर आप रख के इसराइल को दे दोगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नजीर साहब, आखिरी क्वेश्चन है और 1 मिनट रह गया प्रोग्राम का, 1 मिनट में इसका जवाब दीजिए। क्या ईरान अपनी सारी जो एक सुपीरियरिटी कह ले, विक्ट्री कह ले, इसको अप होल्ड कर पाएगा सबसे ताल्लुकात नॉर्मल करके जीसी कंट्रीज, वेस्ट और अमेरिका के साथ? जी बिल्कुल कर पाएगा। अच्छा। ये डिप्लोमेसी जो है ये बहुत ही खूबसूरत टूल है एक, और टेबल पे बैठ के दे कैन बार्गेन। बेशक सरमोज में बैठे रहे, बाकी चीजों में बैठे रहे, बट दे गो बैक टू एमओयू, दोनों साइड है। और उनके जो आप लोग यू नो पाकिस्तान इज अ विटनेस टू इट, सो इज कतर, सो इज ओमान एंड एवरीबॉडी एल्स बाय द वे। अब ये सारे के मिलके दे वर्क ऑन इट, वर्क आउट समथिंग which is a win-win for all sides। दुनिया में कभी भी कोई भी एग्रीमेंट कभी भी हमेशा नहीं रहा जिसमें विन-विन ना हो, और यही डिप्लोमेसी का एक गोल्डन रूल भी यही है कि यू क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन से निकल आया। ऐसा ना हो कि कमजोर हो जाए और फिर दोबारा वापस चला जाए another 50 years। ईरान दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। जी बिल्कुल, यू कैन इमेजिन कितना सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और साथ में रह रहे हैं। आई थिंक इट्स फॉर देम टू लुक इनटू देयर ओन and live and let others live as well। रीजन के अंदर मैं कहूँगा वो जीसीसी के साथ अपने तलकात बेहतर करें, और एक जो नई कम्युनिटी डेवलप हो रही है अलवी साहब, that is called Muslim civilization। They be part of it। And I tell you, they would be leading this। जो resources हैं, जो civilization है, जो culture है, तहजीब है, उनके पास बहुत कुछ है। अरब के पास भी बहुत कुछ है, आपके पाकिस्तान के पास भी बहुत कुछ है। I think we can evolve into a new power in the region, or that would be then peaceful। जी बहुत शुक्रिया नजीर साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।